गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। सो लास्ट टाइम हम लोग बात कर रहे थे, और लास्ट टाइम किसकी बात कर रहे थे भाई? बात करते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, और इक्विलिब्रियम से रिलेटेड हमने सारे की सारी बातें करी थी। ठीक है, तो भाई इक्विलिब्रियम मतलब मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था। कॉन्सेप्ट क्या सिखाया था कि इफ़ सेम काइंड ऑफ चार्जेस like q and 4q, if same kind of charges are there, then the equilibrium position must be between them along the line joining, on the line joining the two charges। मतलब अगर दो सेम काइंड ऑफ चार्जेस होते हैं, सेम नेचर के चार्जेस होते हैं, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन जो आएगी वो हमेशा इन दोनों के बीच में आएगी, और इन दोनों के बीच में इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन है उसी लाइन के ऊपर में आएगी। ठीक है, बट व्हाट अबाउट अगर माइनस हो, तो अपोजिट काइंड ऑफ चार्जेस होते हैं, तो अपोजिट काइंड ऑफ चार्जेस में हमेशा जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है वो बाहर की ओर आती है, और बाहर की ओर स्मॉलर मैग्नीट्यूड वाले चार्ज के पास में आती है। मतलब ये स्मॉलर मैग्नीट्यूड है, तो ऑब्वियस सी बात है इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ पे आएगी? यहाँ पे आएगी। इज दैट क्लियर? तो भाई हम बात कर रहे थे एक ये वाला क्वेश्चन ही कर लेते हैं। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन की बात कर रहे थे, तो भाई दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? डी क्यू और माइनस क्यू चार्ज है यहाँ पे। ठीक है, क्यू और माइनस क्यू 4q चार्ज है, और यहाँ पे मान लो मैंने क्यू स्मॉल क्यू चार्ज रख दिया। ठीक है, एंड आई जस्ट अज्यूम दैट दिस इज द x डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे इस वाले क्यू चार्ज पे इधर वाला फोर्स बराबर इधर वाला फोर्स होना चाहिए। तो इधर वाला फोर्स कितना होगा? के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इधर वाला फोर्स कितना होगा? के क्यू और 4q अपॉन कितना? अपॉन में d प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, k से k कैंसिल, क्यू से क्यू कैंसिल। ठीक है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 अपॉन डी प्लस एक्स का होल स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। दोनों साइड मैंने क्या कर लिया? अंडर रूट ले लिया, तो ये आ गया 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 2 अपॉन डी प्लस एक्स आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और ये आ जाएगा डी प्लस एक्स इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एक्स। ठीक है, और डी इज इक्वल्स टू कितना आ गया? एक्स। तो इसका मतलब ये एक्स की वैल्यू कितनी होगी? डी होगी। मतलब क्यू चार्ज से डी डिस्टेंस इस साइड में टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, डी डिस्टेंस टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलेगा। ठीक है, तो ये वाली बात है भाई इक्विलिब्रियम की। अब ये वाले क्वेश्चंस कब थे? जब ये दोनों चार्जेस जो होते हैं, ये दोनों चार्जेस कैसे चार्जेस होते हैं? ये दोनों चार्जेस फिक्स चार्जेस होते हैं। कैसे चार्जेस होते हैं? फिक्स चार्जेस होते हैं। बट व्हाट अबाउट दोज चार्जेस व्हेन दीज चार्जेस आर नॉट फिक्स्ड? तो भाई एक क्वेश्चन ऐसा भी करेंगे हम लोग अभी। ठीक है, तो अगर मान लो चार्जेस फिक्स्ड है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पूछे तो सेम चार्जेस है, इट मींस दोनों के बीच में आएगी और अलोंग द लाइन जॉइनिंग आएगी। ठीक है, बट अगर सेम चार्जेस नहीं है, अपोजिट काइंड ऑफ चार्जेस है, तो हमेशा जो भी पोजीशन आएगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगी, वो बाहर की तरफ आएगी, और बाहर की तरफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड वाले चार्ज की तरफ आएगी। इज दैट क्लियर? तो ये वाली बात है ना। अब बात करते हैं आगे की। बात करते हैं, तो भाई आगे क्या बात करेंगे? सुनिएगा बिल्कुल ध्यान से। अगर हम लोग आगे की बात करें, तो अब मैंने यहाँ पे चार्ज लिया है, यहाँ पे भाई मैंने चार्ज लिया q। ठीक है, और यहाँ से मैंने ये वाला चार्ज लिया 4q। ठीक है, मैंने वापस 4q चार्ज ले लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बट अब कमाल की बात ये है कि ये दोनों जो है ये फ्री टू मूव है, फ्री चार्जेस। ठीक है, ये फिक्स चार्जेस नहीं है, फ्री चार्जेस है। देन फाइंड the nature, magnitude and position of third charge, so that the whole system will be in इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन ये है, क्या क्या पूछा है? सबसे पहली बात है नेचर पूछी है, मैग्नीट्यूड पूछा है, और पोजीशन पूछी है। हाँ या ना? बिल्कुल सही बात है। नेचर पूछा है, मैग्नीट्यूड पूछा है, और क्या पूछी है? पोजीशन पूछी है। तो कुल मिला के बात ये है, ध्यान से देखो भाई, यहाँ पे मैंने बोला q। ठीक है, और यहाँ पे मैंने बोला 4q। अकॉर्डिंग टू कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग क्या बोलता है कि भाई सेम चार्जेस होंगे तो इनके बीच में आएगी इक्विलिब्रियम पोजीशन। इसका मतलब ये है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन मैंने मान लिया यहाँ पे कहीं पर आएगी, और मैंने बोला यहाँ पे q चार्ज रखता हूँ। ठीक है,
अब इस क्यू चार्ज का नेचर भी बताना है कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, इस क्यू चार्ज का मैग्नीट्यूड भी बताना है, और इस क्यू चार्ज की पोजीशन भी बतानी है कि भाई कैसे इसको लिखेंगे। इज दैट क्लियर? ये तीनों इन्फॉर्मेशन चाहिए और ये फ्री टू मूव है। अब मान लो क्यू और 4Q को मैंने ऐसे ही ला करके यहाँ पे रखा, अगर मैं ऐसे ही ला करके रखता हूँ तो क्या Q इधर चला जाएगा, 4Q इधर चला जाएगा? क्यों? क्योंकि रिपल्शन फोर्स लग रहा है दोनों के बीच में। इज दैट क्लियर? बट मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि भाई ये वाला Q चार्ज यहाँ पे रखूंगा, अगर ये Q चार्ज पॉजिटिव होगा तो ये इस वाले Q पर 4Q की वजह से भी इधर ही फोर्स लग रहा है, ठीक है, Q की वजह से भी इधर ही फोर्स लग रहा है, तो ये तो इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा। 4Q पर भी सेम ही है, इस Q की वजह से भी उधर फोर्स लग रहा है और स्मॉल q की वजह से भी इधर ही लग रहा है, ठीक है। स्मॉल q पर q की वजह से इधर लग रहा है और 4Q की वजह से इधर लग रहा है, तो ये वाला तो फिर भी इक्विलिब्रियम में हो सकता है, पर ये दोनों इक्विलिब्रियम में नहीं हो पाएंगे। बट हमें क्या बोला है, होल सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम, पूरे सिस्टम के बारे में बात करी गई है भाई, ठीक है। तो अगर मैं नेगेटिव चार्ज रखूं भाई इसको, अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रखूं तो 4Q और -Q की वजह से ये वाला फोर्स, Q और -Q की वजह से ये वाला फोर्स इधर की तरफ, तो ये वाला तो इक्विलिब्रियम में हो सकता है, ठीक है। अब अगर मैं इस वाले Q की बात करूं तो इस 4Q की वजह से इस वाले Q पर इस साइड फोर्स लगेगा, पर -Q की वजह से इस साइड फोर्स लगेगा, हाँ या ना? बिल्कुल सही बात है, तो ये भी इक्विलिब्रियम में हो सकता है। इस Q की वजह से इस 4Q पर इधर की तरफ फोर्स लगेगा, किधर की तरफ फोर्स लगेगा भाई, इधर की तरफ फोर्स लगेगा, -Q की वजह से इधर की तरफ फोर्स लगेगा। कहने का मतलब ये है कि क्या हर चार्ज पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स आ रहा है, और अगर हर चार्ज पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स आ रहा है दैट मीन्स कि पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में हो सकता है। इज दैट क्लियर? तो ये वाली बात थी। अब नेचर तो मुझे पता लग गई, क्या पता लग गई? नेचर तो पता लग गई। नेचर कैसी होगी भाई? नेचर ऑफ चार्ज क्या होगी? नेगेटिव। नेचर ऑफ चार्ज कैसी होगी भाई? नेचर ऑफ चार्ज नेगेटिव होगी। इज दैट क्लियर? अच्छा जी, नेचर ऑफ चार्ज जो है वो नेगेटिव होगी। बात कर लेते हैं मैग्नीट्यूड की। तो भाई सबसे पहले तो नेचर ऑफ चार्ज नेगेटिव होगी, पहले पोजीशन की बात कर ले, क्योंकि हमें पोजीशन आराम से निकालनी आती है। पोजीशन निकालने के लिए क्या करते हैं, ये वाली डिस्टेंस x ली, यहाँ से ये वाली जो डिस्टेंस थी, ये वाली डिस्टेंस d थी, तो ऑब्वियसली बात है ये वाली डिस्टेंस जो है वो d - x हो गई, ठीक है। तो सबसे पहले तो इस वाले चार्ज के इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, ठीक है। फॉर द equilibrium of small q, for the equilibrium of small q, this force equals to this force, यही करेंगे। इधर वाला q पर इधर वाला फोर्स किसकी वजह से लग रहा है भाई? इधर वाला फोर्स लग रहा है 4Q की वजह से, तो मैंने लिख दिया k, q और 4Q अपॉन d - x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू k, ठीक है, q इंटू q अपॉन में x का स्क्वायर। इज दैट क्लियर? k q से k q कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, तो यहाँ पे 2 अपॉन d माइनस ऑफ x आ जाएगा, और ये इधर में 1 अपॉन x आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, 2x इक्वल्स टू d माइनस x हो गया, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी हो गई भाई? d/3 हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई? d/3 आ गई। मतलब इस वाले q से d/3 पोजीशन राइट साइड में क्या मिलेगा हमको? d/3 पोजीशन राइट साइड में क्या मिलेगा भाई? क्या मिलेगा d/3 राइट साइड में? राइट साइड में हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो क्या मेरे पास पोजीशन भी आ चुकी है, मेरे पास नेचर भी आ चुकी है, ठीक है। अब हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। तो भाई इक्विलिब्रियम भी देखना है, तो क्या ये वाले इसके इस स्मॉल q चार्ज का जो इक्विलिब्रियम है इसकी बात तो हो चुकी है, ठीक है। अब इसके इक्विलिब्रियम की भी बात करनी पड़ेगी। क्यों बात करनी पड़ेगी? क्योंकि ये वाले जो चार्जेस है, ये वाले चार्जेस फिक्स नहीं थे। अगर ये फिक्स होते तो यहाँ पे चाहे +q भी रखो तो भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता, बट ये फिक्स नहीं है, इसलिए यहाँ पे -q रखना पड़ा, ठीक है। -q इक्विलिब्रियम पोजीशन हमारे ध्यान में आ चुकी है। अब इसके इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, ठीक है। तो फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ q, ठीक है, इसकी बात करते हैं। तो इसके ऊपर भी भाई ऑब्वियसली बात है, दिस इक्वल्स टू दिस करना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला फोर्स किसकी वजह से लग रहा है? -q की वजह से लग रहा है,
तो के क्यू और क्यू, माइनस नहीं लगाऊंगा। क्यों नहीं लगाऊंगा? क्योंकि माइनस के अकॉर्डिंग ही, इसी माइनस और प्लस साइन के अकॉर्डिंग ही अपोजिट काइंड ऑफ चार्जेस है, तभी फोर्स इधर आ रहा है। तो मैंने जो फोर्स की डायरेक्शन मानी है वो चार्जेस के साइन को ध्यान में रखते हुए ही मानी है, ठीक है। तो फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ कैपिटल क्यू की अगर बात करता हूँ तो इस वाले डायरेक्शन में के क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है? एक्स, और एक्स की वैल्यू हमने क्या निकाली थी? हमने निकाली थी dy3, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया dy3 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू ये वाला फोर्स। ये वाला फोर्स कौन सा है भाई? ये वाला फोर्स 4q और q के बीच का है। तो क्या मैं बोल दूँ k इंटू 4q इंटू q, इज दैट क्लियर? k इंटू 4q इंटू q, तो नीचे कितना आ गया? d का स्क्वायर, ठीक है। k से k कैंसिल, q से q कैंसिल, ठीक है। अब आ गया हमारे पास q अपॉन d स्क्वायर और 9, ठीक है, 9q अपॉन डी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ गया? 4q अपॉन डी स्क्वायर। डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल आउट, q की वैल्यू कितनी आ गई? 4q अपॉन 9। दिस इज द मैग्नीट्यूड, ठीक है। मैग्नीट्यूड भी आ चुका है, नेचर भी आ चुका है, और पोजीशन भी आ चुकी है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, इसके इक्विलिब्रियम की भी बात हो चुकी है, इसके इक्विलिब्रियम की भी बात हो चुकी है, बचा कौन सा? इसका इक्विलिब्रियम। तो इसके इक्विलिब्रियम के लिए या तो सॉल्व करके देख लो, पर कुछ निकलेगा नहीं, ठीक है। तो भाई सॉल्व करके भी देखें या नहीं देखें, देखना तो पड़ेगा, है ना। तो देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि कूलम्ब्स फोर्स जो होता है दैट इज़ द एक्शन रिएक्शन पेयर। कूलम्ब्स फोर्स जो होगा वो क्या होता है? वो एक्शन रिएक्शन पेयर होता है, और एक्शन रिएक्शन पेयर होता है, इसका मतलब जब हम दो चीज़ों का, दो चार्जेस का अगर इक्विलिब्रियम प्रूव कर चुके हैं तो तीसरा अपने आप ही इक्विलिब्रियम में होगा, क्योंकि इस पे फोर्स लगाने वाले यही तो चार्जेस है। इज दैट क्लियर? तो यही बात है ना। कैसे? देख लो, ये वाला चार्ज इस पे कितना फोर्स लगा रहा है? इस वाले डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, तो ये वाला फोर्स जो है, ये वाला फोर्स क्या इसके इक्विलिब्रियम में काम आ चुका है, क्योंकि ये वाला चार्ज भी इस चार्ज पे इतना ही फोर्स इधर की साइड में लगा रहा है, ठीक है। ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पे इतना फोर्स लगा रहा है, तो ये वाला फोर्स इसके इक्विलिब्रियम में बैलेंस हो चुका है, हाँ या ना। मतलब आप यहाँ पे देख लो, ये वाला चार्ज इस वाले 4q चार्ज पे इधर की तरफ फोर्स लगा रहा है, तो ये वाला फोर्स जो है यही तो इसके वाले फोर्स में काम हुआ था। मतलब क्या है कि ये q ने 4q को इधर की तरफ खींचा, तो 4q ने भी तो q को इधर की तरफ खींचा था, हाँ या ना। तो जो भी फोर्सेस यहाँ पे काम आ रहे हैं वो फोर्सेस पहले ही बैलेंस हो चुके हैं, इसलिए आप सिंपल सी बात है यहाँ पे ये लिख सकते हो कि since Coulomb's force is an action reaction pair, that's why the force charge will be automatically in equilibrium if the two charges are in equilibrium. Yes or no? बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस में एक बात और ध्यान रखना, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में एक बात और ध्यान रखना। क्या बात ध्यान रखोगे? नेचर को हमेशा आप कॉमन सेंस से निकाल लोगे। इज दैट क्लियर? नेचर हमेशा आप कॉमन सेंस से आप प्रिडिक्ट कर लोगे, और वो बिल्कुल ही आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर पोजीशन निकालनी है, पोजीशन निकालनी है तो हमेशा भी, क्योंकि कई बार ये होता है कि तीनों चीज़ें नहीं पूछी जाती, मैंने तो आपको एक ही क्वेश्चन में तीनों चीज़ें बताई है, ठीक है। पर कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, पर या तो सिर्फ और सिर्फ पोजीशन पूछी जाती है, जैसा कि बाकी सब क्वेश्चंस में हुआ था। तो जब भी पोजीशन पूछी जाए तो ये जो बीच वाला चार्ज है इसी के इक्विलिब्रियम की बात करनी है। तो पीछे हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं, हमने उन सभी क्वेश्चंस में सिर्फ और सिर्फ इस वाले चार्ज के इक्विलिब्रियम की ही बात करी थी, बाकी किसी की भी बात नहीं करी थी, ठीक है। तो अगर आपको पोजीशन निकालनी हो तो बीच वाले चार्ज के इक्विलिब्रियम की बात कीजिए, अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना हो इस वाले चार्ज का तो फिर बाद में इसकी या फिर इसकी या फिर दोनों में से किसी भी चार्ज के इक्विलिब्रियम की आप बात कर सकते हो। इज दैट क्लियर? तो जब मैंने इसके इक्विलिब्रियम की बात करी तो मेरे पास मैग्नीट्यूड निकल के आ गया, ठीक है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि केवल मैग्नीट्यूड ही पूछा जाता है, बट अगर केवल मैग्नीट्यूड ही पूछा जाता है तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए भी, इसके इक्विलिब्रियम की बात करने के लिए हमें एक्स की वैल्यू तो चाहिए ही चाहिए, तो इसके इक्विलिब्रियम की बात तो हमेशा होगी ही होगी। इज दैट क्लियर? सो दैट्स ऑल अबाउट इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स, ठीक है। मैंने लगभग सारी इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स कवर कर ली है, हर तरह का एक एक सवाल लेके चल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वैरायटी बहुत है, प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है, बिल्कुल बेसिक से फंडे जो है वो एकदम अच्छे से क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखना, आराम से आपसे भी क्वेश्चन होने स्टार्ट हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? बस बात यह है कि शुरू से लेकर के लास्ट तक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर एकदम अच्छे से ध्यान देना, ठीक है। चलो बात करते हैं आगे की। तो यहाँ पे भाई बात हो गई है हमारी, है ना। अब बात कर लेते हैं हम आगे की।
हाँ जी, बात करते हैं भाई, सुनना बात को ध्यान से। क्या बात करेंगे, लिसन मी वेरी केयरफुली। हम बात कर रहे थे इक्विलिब्रियम की, ठीक है, हमने बात करी इक्विलिब्रियम की। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, इज दैट क्लियर? तो भाई बात करते हैं टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम की, और टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो हमारे पास दो तरह के इक्विलिब्रियम आते हैं। एक आता है स्टेबल इक्विलिब्रियम और एक आता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कौन सा स्टेबल होता है, कौन सा अनस्टेबल होता है, 11th क्लास में भी हमने बात करी थी वर्क पावर एनर्जी में। अब वापस बात कर लेते हैं कौन सा स्टेबल होता है और कौन सा अनस्टेबल। तो एक डायग्राम जो है, ये वाला डायग्राम याद रखो भाई, ठीक है। एक डायग्राम आप अच्छे से याद रखो, और वो डायग्राम क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि अगर मान लो सपोज दैट मैंने यहाँ पे बॉल रखी, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे अगर मैंने बॉल रखी है, बात को ध्यान से सुनना भाई, और एक बॉल मैंने यहाँ पे रखी है, तो अगर इस वाले बॉल को मैंने जरा सा भी हिलाया तो ये वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पर नहीं आ पाएगी। इस वाले बॉल को अगर मैंने थोड़ा सा हिलाया तो ये वापस यूँ इस तरह से ऑसिलेट करते करते वापस आ जाएगी, ठीक है। इक्विलिब्रियम में ये भी है, इक्विलिब्रियम में ये भी है। हम बास्केटबॉल को अपनी फिंगर पे, इंडेक्स फिंगर पे अपन आराम से टिका सकते हैं, ठीक है। तो स्टेबल तो ये भी है, इक्विलिब्रियम में तो ये भी है, इज दैट क्लियर? मतलब इक्विलिब्रियम ये भी है और इक्विलिब्रियम ये भी है, बट ये किस तरह का इक्विलिब्रियम है और ये किस तरह का इक्विलिब्रियम है, तो ये है भाई अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कैसा इक्विलिब्रियम? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कौन सा होता है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम होता है जिसमें अगर एक बार किसी भी बॉल को अपनी पोजीशन से हटा दिया जाए तो वो बॉल वापस अपनी इनिशियल पोजीशन में नहीं आ पाती है, ठीक है। और ये वाला जो है ये क्या है? ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। इज दैट क्लियर? ये क्या चीज़ है भाई? ये है स्टेबल इक्विलिब्रियम, और ये क्या है? ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये अनस्टेबल और ये स्टेबल इक्विलिब्रियम। अच्छा जी, अब अनस्टेबल और स्टेबल तो मैंने बता दिया, एक फैक्ट बता दिया कि भाई इस तरह से हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेफिनेशन पे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये सिलेबस में डेफिनेशंस नहीं है, हमारे तो केवल क्वेश्चंस पे काम होगा, और क्वेश्चंस पे काम होगा तो भाई क्वेश्चंस में हमें सेंस समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्वेश्चंस में कैसे काम आती है। तो सपोज दैट भाई मैंने यहाँ पे बोला वही अपने क्वेश्चंस, ये क्यू ले लो और ये कितना ले लिया, 4Q ले लिया। आपको पता है इन दोनों का जो भी इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो क्या बीच में आता है? बिल्कुल बीच में आता है, हाँ या ना? बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे इस वाले चार्ज को मान लो मैंने Q बोल दिया, ठीक है। इस वाले Q चार्ज को अगर मैं थोड़ा सा इधर ले आता हूँ, मान लो मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक x डिस्टेंस इस वाले को यहाँ पे ले आया, तो क्या इसका फोर्स, इस वाले पोजीशन, ये वाली पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इस वाली पोजीशन पे ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स दोनों बराबर है, ठीक है। पर जैसे ही मैं यहाँ पे लेके आया तो क्या इस 4Q की चार्ज की वजह से क्या यहाँ पे फोर्स ज़्यादा बढ़ गया, रिपल्शन बढ़ गया, ठीक है। इस 4Q चार्ज की वजह से क्या यहाँ पे रिपल्शन बढ़ गया, और इस Q चार्ज की वजह से इस पे जो फोर्स है वो घट गया। इज दैट क्लियर? तो क्या इस वाले पॉइंट पे एक नेट फोर्स F नेट इस वाले डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, और F नेट अगर इस वाले डायरेक्शन में वर्क कर रहा है तो ये वाला जो F नेट है ये इसको इधर से इधर लेके आएगा, ये मेन पोजीशन पे नहीं रुकेगा, और ये यहाँ से यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, तो फिर ये वाला इस Q की वजह से जो फोर्स होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, और 4Q की वजह से फोर्स जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो फिर बाद में यहाँ पे F एक्सटर्नल जो है वो इधर लगेगा, ठीक है। कुल मिला के अगर मैं इस वाले इतने पोर्शन को, अगर मैं इतने पोर्शन को जूम करके दिखाऊँ आपको, तो क्या यहाँ पे ये है और यहाँ पे ये है, ठीक है। मैंने x डिस्टेंस इसको यहाँ पे इस तरह से किया है, ठीक है। तो जैसे ही ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ पे पहुँचा तो ये वाला फोर्स जो है, देखो भाई ये वाला जो फोर्स है, ये वाला फोर्स तो बढ़ गया, और ये वाला जो फोर्स है ये वाला फोर्स घट गया। यहाँ पे दोनों फोर्सेस क्या थे? बराबर थे, तब इक्विलिब्रियम में था। फिर ये इधर से नेट फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, नेट फोर्स इस वाले डायरेक्शन में लग रहा है, तो भाई ये इधर से इधर आया, यहाँ पे वापस नेट फोर्स 0 हुआ, फिर ये इधर आया, फिर इधर आया, तो ये वाला फोर्स बढ़ चुका है और ये वाला फोर्स कम हो चुका है, ठीक है। तो फिर ये वापस इधर जाएगा। इज दैट क्लियर? कुल मिला के बात ये है कि ये Q जो है ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता वापस यहाँ पे आ जाएगा, हाँ या ना?
बिल्कुल सही है। तो ये वाला जो चार्ज है ये इस तरह से ऑसिलेट करता 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 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे ये वाली बात समझ में आई। इसका मतलब जब भी ऐसा चार्ज सिस्टम दे रखा होता है, जब भी ऐसा चार्ज सिस्टम दे रखा होता है, तो अगर आप बीच वाले जो इक्विलिब्रियम पे जो चार्ज होता है उसको ज़रा सा अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस अगर डिस्प्लेस कर देते हो तो वो वापस धीरे धीरे ऑसिलेट करता हुआ अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाता है। इसका मतलब इस वाली कंडीशन में अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, along the line joining the two charges, ठीक है, small q is in stable equilibrium। बात समझ में आई? स्मॉल q किस में है? स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो यही केस है, ठीक है, यही q है और यही 4q है, ठीक है, और ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अब मैंने इस वाले चार्ज को थोड़ा सा यहाँ पे q को x डिस्टेंस ऊपर की तरफ कर दिया, तो इस वाली पोजीशन पे तो q की वजह से फोर्स था इस वाली डायरेक्शन में, 4q की वजह से फोर्स था इस वाली डायरेक्शन में, दोनों इक्वल थे तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे था। पर जैसे ही मैंने इसको x डिस्टेंस पे डिस्प्लेस किया तो अब q की वजह से इस वाले q पर इस वाली डायरेक्शन में फोर्स है, 4q की वजह से इस पे इस वाले डायरेक्शन में फोर्स है। तो क्या F नेट जो आएगा वो F नेट क्या इस वाली डायरेक्शन में आएगा, और F नेट इस वाली डायरेक्शन में आएगा तो क्या पार्टिकल हमेशा के लिए ये वाली जगह छोड़ के चला जाएगा? हाँ या ना? पार्टिकल कभी भी इस वाली पोजीशन में वापस नहीं आएगा। इज दैट क्लियर? तो अगर मैं बोलूँ दूसरा केस, ये तो था अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, ठीक है। अगर मैं बोलूँ along the line perpendicular to the line joining the two charges is equals to q is in unstable equilibrium। Is that clear? तो भाई कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि along the line joining, अगर मान लो q और 4q की बात होती है तो इन दोनों चार्जेस को जो लाइन है, जो लाइन इन दोनों को मिला रही है, इस वाले लाइन के अलोंग अगर मैं इसको थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करता हूँ तो ये वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाता है। और अगर वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाता है दैट मीन्स व्हाट? वापस अगर ये अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। बट अगर मैं इन दोनों की जो जॉइनिंग लाइन है Q 4Q, तो ये वाली जो लाइन जॉइनिंग है इसके परपेंडिकुलर अगर किसी लाइन पर मैं इस वाले पार्टिकल को थोड़ा सा ऐसे हिलाता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा डिस्प्लेस करता हूँ, तो ये वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में नहीं आ पाएगा। तो अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस हमेशा स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, अलोंग द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस हमेशा क्या होगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। इज दैट क्लियर? तो ये वाली बातें थी भाई स्टेबल इक्विलिब्रियम की और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो एक बात बताओ भाई मुझे ध्यान से, यहाँ पे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, है ना। इस वाले कंडीशन में अगर मैं बात करूँ तो क्या यहाँ पे ऑसिलेशन हो रहे हैं? हाँ या ना? 11th क्लास में हमने पढ़ा है कि अगर जब भी ऑसिलेशन होते हैं तो एक रीस्टोरिंग फोर्स जो होता है वो हमेशा रिक्वायर्ड होता है और वो ऑलवेज सेंटर की तरफ लगता रहता है, टुवर्ड्स मीन पोजीशन लगता रहता है। तो क्या जब भी मैंने इस वाले क्यू चार्ज को, जैसे ही मैंने इस वाले क्यू चार्ज को यहाँ पे डिस्प्लेस किया था, या मान लो इस वाले क्यू चार्ज को मैंने यहाँ पे डिस्प्लेस किया था, तो क्या इस वाले डायरेक्शन में ये एफ नेट लग रहा था? हाँ या ना? इज दैट क्लियर और नॉट? और ये एफ नेट क्या था? ये एफ नेट जो था क्या ये रीस्टोरिंग फोर्स था? रीस्टोरिंग फोर्स था, हाँ या ना? इज दैट क्लियर?
तो ये रीस्टोरिंग फोर्स था। और आपको पता है कि रीस्टोरिंग फोर्स जो होता है दैट वुड बी F इजिकल्स टू माइनस ऑफ के एक्स होता है, हाँ या ना? बिल्कुल सही बात है, जितना डिस्प्लेसमेंट बढ़ाओगे उतना ही रीस्टोरिंग फोर्स रिवर्स डायरेक्शन में बढ़ेगा, यही तो बात है। तो क्या इस वाले चार्ज को मैं जितनी दूर लेके जाऊंगा क्या उतना ही इस वाले डायरेक्शन में जो फोर्स है वो बढ़ रहा है, हाँ या ना? मतलब इस वाले चार्ज को मैं यहाँ से जितनी दूर इस अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस जितनी दूर लेके जाऊंगा उतना ही ज़्यादा फोर्स इस वाली डायरेक्शन में बढ़ रहा है, और उतना ही ज़्यादा फोर्स इस वाले डायरेक्शन में बढ़ रहा है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये ऑसिलेशन तो करेगा ही, क्योंकि यहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स है। और अगर ये ऑसिलेशन करता है, इफ़ इट विल परफॉर्म ऑसिलेशन, ये क्या करेगा? परफॉर्म ऑसिलेशन, ठीक है, परफॉर्म ऑसिलेशन। और अगर ये ऑसिलेशन करता है तो क्या इसके पास टाइम पीरियड होगा, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा? टाइम पीरियड का फॉर्मूला होगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ m अपॉन k। इज दैट क्लियर? दिस वुड बी द फॉर्मूला फॉर द टाइम पीरियड। और यहाँ पे k की वैल्यू कहाँ से आएगी? भाई कुछ नहीं है, इस वाले फोर्स पे, इस वाले को अगर मैंने x डिस्प्लेस किया है तो यहाँ पे नेट फोर्स निकाल लीजिए, और जैसे ही आप नेट फोर्स निकालेंगे उस नेट फोर्स की जो फॉर्मेट होगी वो इस वाले फॉर्मेट की आएगी, ठीक है। तो अगर आप उसको इससे कंपेयर करेंगे तो आपको k की वैल्यू मिल जाएगी, और जैसे ही k की वैल्यू आपको मिलती है तो आप फटाक से इस वाले चीज़ में उसको रख सकते हैं, और जैसे ही इसमें रखोगे वैसे ही आपको टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? करवाऊंगा भाई, ये वाले क्वेश्चन भी करवा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ से टाइम पीरियड भी निकल के आ जाएगा। चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये वाली बात किसकी हुई कि जब सेम काइंड ऑफ चार्जेस होते हैं और उनके बीच में पॉजिटिव चार्ज होता है। चलो फिर नेगेटिव चार्ज की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो भाई, इधर देखो, मैंने बोला Q और 4Q, ये लो जी Q हो गया और ये लो जी 4Q हो गया, ठीक है। मैंने बात करी भाई यहाँ पे अगर मान लो पॉजिटिव चार्ज ना रखूँ, मैंने चार्ज रख दिया यहाँ पे माइनस का Q, ठीक है। क्या रख दिया भाई? माइनस का Q। कंडीशन वही दो है, अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस कैसा इक्विलिब्रियम है, और अलोंग द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस कैसा इक्विलिब्रियम है, ये बात आपको बतानी है, ठीक है। तो भाई कैसे बताओगे? बात सुनो ध्यान से, कुछ नहीं करना है, इसको डिस्प्लेस कर लो थोड़ा सा। अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस अगर बताना है तो इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, यहाँ पे लेके आया भाई, x डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया, ठीक है, x डिस्टेंस डिस्प्लेस किया। जैसे यहाँ पे लेके आया तो क्या 4Q ने माइनस Q को इधर की तरफ अपनी तरफ अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया, और ये वाला जो अट्रैक्शन फोर्स था Q जो माइनस Q को खींच रहा था अपनी तरफ, ये वाला अट्रैक्शन फोर्स कम हो गया। तो जैसे ही कम हुआ तो ये माइनस Q यहाँ से यहाँ पे जा करके चिपक जाएगा। इसका मतलब ये वापस अपने इस वाली पोजिशन पे नहीं आ पाएगा, और इस वाली इस पोजिशन पे नहीं आ पाएगा तो फर्स्ट में क्या है? अलोंग द लाइन जॉइनिंग, अलोंग द लाइन जॉइनिंग कैसा इक्विलिब्रियम भाई? अनस्टेबल। कैसा? अनस्टेबल। इज दैट क्लियर? अच्छा, अलोंग द लाइन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, ये कैसा होगा? तो भाई देख लो ध्यान से, इसी पे बात कर लेते हैं। अगर मान लो यहाँ पे ये Q है और ये 4Q है, ये Q है, ये 4Q है, यहाँ पे माइनस Q रखा हुआ है, इसको मान लो मैंने थोड़ा सा ऊपर x डिस्टेंस पे डिस्प्लेस किया, ठीक है। तो जैसे ही x डिस्टेंस पे डिस्प्लेस करूंगा तो यहाँ पे तो माइनस Q है ना, तो माइनस Q है तो ये वाला फोर्स इधर लगेगा, Q इसको अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, 4Q भी इस पे अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, तो क्या नेट फोर्स नीचे की तरफ आएगा? बिल्कुल आएगा नीचे की तरफ। तो ये इस पे नीचे की तरफ फोर्स आएगा, ये यहाँ से जाता हुआ यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा तो ये यहाँ पे रुक नहीं पाएगा, क्यों? क्योंकि इसके पास में इनर्शिया ऑफ मोशन है, तो ये यहाँ से यहाँ पे जाएगा, और वापस जब यहाँ पे आ जाएगा ये, तो ये वाला जो Q है ये इसको इस वाले डायरेक्शन में खींचेगा, 4Q इसको इस वाले डायरेक्शन में खींचेगा। तो अगेन जो है इस पे नेट फोर्स जो है, ये नेट फोर्स अगेन इस पे कहाँ पे लगेगा? ऊपर की तरफ लगेगा। ऊपर की तरफ लगेगा तो ये माइनस Q जो है वो ऐसे 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 ऑसिलेशन करेगा, और ऐसे ऐसे ऑसिलेशन करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कैसा इक्विलिब्रियम होगा भाई? स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। इज दैट क्लियर? कैसा इक्विलिब्रियम होगा? बिल्कुल स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। और अगर ये ऐसे ऑसिलेशन कर रहा है तो अगर मान लो मैंने इसको x डायरेक्शन तक यहाँ तक बढ़ा दिया और यहाँ पे मैंने F नेट निकाल लिया, F नेट को मैंने इस F बराबर माइनस ऑफ kx से कंपेयर करवा लिया, तो मेरे पास k की वैल्यू आ गई, और k की वैल्यू आते ही मुझे इसका भी टाइम पीरियड मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? ये दोनों ही क्वेश्चन मैं करवा दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, डोंट वरी अबाउट दिस। इज दैट क्लियर?
तब तक के लिए आप इन दोनों क्वेश्चंस में टाइम पीरियड को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, इस वाले लेक्चर को अच्छे से समझेंगे और इस वाले केस में ठीक है, इस वाले केस में थोड़ा सा इजी हो जाएगा। यहाँ पे भी क्यू चार्ज ले लेना, ठीक है, और यहाँ पे भी क्या ले लेना, क्यू चार्ज ले लेना, ताकि आपको पता लग जाएगा कि भाई यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो डिस्टेंस है, जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो बिल्कुल बीच में आ जाएगी। तो इस वाले दोनों ये आपका होमवर्क है, ठीक है, इसको भी सॉल्व करना है, इसका टाइम पीरियड निकालना है और इसका भी टाइम पीरियड निकालना है। इज दैट क्लियर? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी की बातें नेक्स्ट क्लास में। ओके।